अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो सा है टाइप्स ऑफ एंटीजन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे अप रेगुलेशन डाउन रेगुलेशन क्या होता है। उसके बाद MHC1 और MHC2 के प्रेजेंटेशन को फिर हम देखेंगे क्रॉस प्रेजेंटेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंटीजन। तो हमारे पास दो टाइप्स हैं एंटीजन की, ये बेस करती हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर, ठीक है। उसमें हमारे पास एंडोजेनस और एक्सोजेनस एंटीजन आते हैं, ठीक है। एंडोजेनस, एंडो मीन इनसाइड, तो एंडोजेनस वो एंटीजन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और जो एक्सोजेनस होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी, मतलब कि वो बाहर वाले इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले एक्सोजेनस की बात करते हैं। तो इसके अंदर एग्जांपल में हमारे पास वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह और टॉक्सिन जोन से होते हैं, जो बाहर वाले इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, ये आ जाते हैं, ठीक है। और ये आके हमारे इम्यून सिस्टम को डिटेक्ट करते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं डिफेंस सिस्टम को, ठीक है। जिस तरह के एंटीबॉडीज़ हैं तो उनको एक्टिवेट कर देते हैं। अब एंडोजेनस एंटीजन जो उनसे हैं वो इन हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, या हमारी बॉडी के जो अपने सेल हैं, हमारी बॉडी के सेल, वो उनको प्रोड्यूस करते हैं। अब इसके अंदर हमारे कोई भी प्रोटीन आ सकती है, मतलब कि नॉर्मल प्रोटीन भी एंडोजेनस के तौर पे काम कर सकती है, एंडोजेनस एंटीजन के तौर पे, ठीक है। या फिर एबनॉर्मल प्रोटीन्स, जिस तरह के हमारे पास जो सी प्रोटीन्स हैं, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल हों या फिर कैंसर सेल जो से हैं, वो जो प्रोटीन बनाएंगे वो एबनॉर्मल प्रोटीन्स होंगी। तो ये जो सी प्रोटीन्स हैं ये एंडोजेनस एंटीजन के तौर पे काम करती हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा फिर इम्यून सिस्टम इनको रिकॉग्नाइज करता है, इन प्रोटीन्स को, डिफेक्टेड प्रोटीन्स को, और फिर इनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो ये इनका मेन है कि एंडोजेनस जो सी हैं इनसाइड द बॉडी होती हैं। अब इनसाइड बॉडी समझ आ गया कैसे होती हैं, कि हमारी बॉडी जो सी है एबनॉर्मल सेल जो से हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल हों या कैंसर सेल जो से प्रोटीन बनाएंगे, तो वो प्रोटीन जो सी है एंडोजेनस एंटीजन के तौर पर काम करेगी। और एक्सोजेनस तो क्लियर है कि बाहर से बैक्टीरिया, वायरसेस या टॉक्सिन वगैरह एंटर हो रहे हैं बॉडी में, तो वो एक्सोजेनस एंटीजन में आ जाएंगे। अब एंडोजेनस एंटीजन जो से हैं, जो हमारी बॉडी के इनसाइड में, मतलब अंदर जो एंटीजन होते हैं, वो MHC1 के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। MHC1 को प्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है, या MHC1 उनको रिकॉग्नाइज करता है। और जो बाहर से आ रहे होते हैं वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह, उनको MHC2 जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। अब हमारे पास है कि MHC1 में हमने कहा था कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है अल्फा चेन, दूसरा है बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन, ठीक है। और MHC2 के अंदर क्या है, हमारे पास अल्फा और बीटा चेन्स होती हैं, ठीक है। अब ये है कि अगर हम हमारे MHC1 के अंदर बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन ना हो, या इसको हम बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन को रिमूव कर दें, तो फिर क्या होगा, मतलब कि बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन चेन से यह डिलीट हो जाए, तो फिर हमारा जो एंटीजन है वो MHC1 के साथ अटैच नहीं होगा और MHC1 काम करना छोड़ देगा। बस इसका ये याद रखना है कि अगर हम बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन को रिमूव कर दें तो MHC1 जो सा है वर्क नहीं करेगा। और सेम केस है MHC2 के अंदर, अगर हम बीटा चेन को रिमूव कर दें तो MHC2 भी अपना फंक्शन नहीं करेगा, मतलब कि वो भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, काम करना छोड़ देगा, ठीक है। यही बात ये लिखी हुई है। अब इसके बाद बताया गया है, यही बात आ गई एंडोजेनस एंटीजन कौन सा है, तो वो मैंने आपको पहले भी बता दिया, प्रोटीन्स वगैरह हो सकती हैं। उसके अंदर है न्यू एंटीजन या सेल्फ एंटीजन, जो उनसे हैं वो MHC1 के प्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। और MHC1 के ऊपर हमने कहा, पहले डिस्कस किया हुआ है कि CD8 रिसेप्टर होते हैं जो टी सेल को एक्टिवेट करते हैं। इसके बाद जो सा है नीचे ये स्ट्रक्चर बताया गया बना के, ठीक है। ये जो सा है यहाँ पे MHC1 को शो किया गया है, और ये वाला जो है MHC2 को शो किया गया है। MHC2 के ऊपर देखें CD4 टी सेल्स हैं, और MHC1 पे CD8 टी सेल्स, ठीक है। और ये जो सा यहाँ पे एक लेफ्ट होता है, यहाँ पे पेप्टाइड, मतलब कि एंटीजन पेप्टाइड के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। और ये हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का हमने कहा था कि तीन होते हैं, मतलब कि हमारे पास बीटा सेल्स, माइक्रोफोजेज और डेंड्रिटिक सेल्स, ठीक है। और इसके बाद है व्हेन अ वायरस पेप्टाइड अटैच्ड एट MHC1 द अप रेगुलेशन डाउन रेगुलेशन इज यूजफुल और हार्मफुल, ठीक है। ये वाला ये क्वेश्चन सा था कि जब हमारा जब वायरस जो सा है होस्ट पे अटैक करता है, होस्ट सेल के ऊपर, तो MHC1 का लेवल इंक्रीज हो जाता है। हमें भी पता है कि मतलब MHC1 इंक्रीज हो जाएगा, तो ये बेनिफिशियल है या हार्मफुल है, तो ये बेनिफिशियल होगा। इसका आंसर ये है कि ये बेनिफिशियल है, हार्मफुल नहीं है, यूजफुल है। अब ये बेनिफिशियल इस तरह है कि देखें, जब वायरस ने आके अटैक किया तो हमारे इम्यून सिस्टम जो से एक्टिवेट हो गया, उसने एंटीबॉडी बनानी शुरू कर दी, मतलब तो फिर उससे क्या हुआ, एंटीबॉडी अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होंगी
तो इससे क्या होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग हो जाएगा, मतलब कि वायरस को जल्दी से डिटेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ये यूज़फुल होता है अगर हमारा MSC1 का लेवल इंक्रीज हो जाए। और ऊपर से एक बात रहेगी अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन की, ठीक है। इम्यून सिस्टम के अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन क्या होती है? अप रेगुलेशन क्या है कि इंक्रीज फ्रॉम नॉर्मल लेवल एक्सप्रेशन, मतलब कि जो नॉर्मल रिस्पॉन्स है उससे बढ़ जाना, अबव द नॉर्मल लेवल, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स का बढ़ जाना। और डाउन रेगुलेशन क्या होता है? डाउन द लेवल, इसके अंदर यही होगा कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन को हम देख लेंगे कि अप रेगुलेशन में बढ़ जाएगी और डाउन रेगुलेशन में कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद है मोर MHC, इसी का बताया हुआ है मोर MHC मॉलिक्यूल विल अकोमोडेट मोर पेप्टाइड्स ओवर द सेल सरफेस, सो मोर टी सेल विल रिकॉग्नाइज टी सेल, टी रिसेप्टर विल रिकॉग्नाइज टी सेल। अब यही है कि जिस तरह मतलब ज़्यादा हमारे पास MHC मॉलिक्यूल होंगे तो वो ज़्यादा मतलब वायरस को डिटेक्ट करेंगे और उनको कैप्चर कर लेंगे और फिर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और ये वाला बात तो पहले भी वायरल पेप्टाइड्स क्यों आ रही है, तो हमने कहा था कि जो हमारा एंटीजन है हम उसको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर हमारा इम्यून सिस्टम उन पेप्टाइड्स को रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट अपनी एक्टिविटी शो करता है। इसके बाद फिर है कि अब जो सा है वायरस से बचता कैसे है, ठीक है। कि मतलब अब वायरस भी अगर इस तरह होता कि मतलब सारे के सारे वायरस किल हो जाते तो फिर हमें इन्फेक्शन ही ना होता। तो फिर वायरस जो सा है अपना बचाव कैसे करता है, तो इसको देखते हैं अब। तो वायरस जो सा है बचने के लिए वो क्या करेगा, MHC को डाउन रेगुलेट कर देगा, मतलब कि MHC का लेवल कम कर देगा, डाउन रेगुलेशन हो जाएगी MHC की। तो जो सा है इस तरह वो बचने की कोशिश करता है, क्योंकि फिर क्या होगा हमारा रिस्पॉन्स जो सा है कम हो जाएगा। MHC कम होंगे तो वायरस के डिटेक्शन भी कम होगी और रिस्पॉन्स भी कम प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा जो सा है वायरस अपनी शेप भी चेंज कर सकते हैं कि वो MHC उनको डिटेक्ट ही ना कर पाए। तो होस्ट जो सा है मतलब जिस तरह हम ह्यूमन है तो हम करते हैं अप रेगुलेशन ऑफ MHC जब भी कोई वायरस आता है, तो वायरस जो सा है वो डाउन रेगुलेशन करने की कोशिश करता है ताकि वो खुद बच पाए, ठीक है। इसके बाद है व्हेन MHC लेवल डिक्रीज अप टू अ सर्टेन लिमिट द सेल डाइज, ठीक हो गया, ये भी बात ठीक होगी कि अब एक लिमिट तक MHC का लेवल होना चाहिए नॉर्मल, मतलब के मतलब एक लिमिट तक है, अगर इतना MHC हमारे बॉडी के अंदर है तो सेल जो सा है काम करेगा, अगर उससे लेवल कम हो गया तो सेल जो सा है किल्ड हो जाएगा, मर जाएगा। मतलब यही होगा कि अगर वायरस के केस में देख लें, अगर MHC का लेवल बहुत कम है कि वो वायरस के अगेंस्ट जो सा एनफ रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, तो ऑब्वियसली वायरस जो सा सेल को किल कर देगा, ठीक है। अब ये वाली बात ये है, इस तरह भी आ सकता है कि हमारे जो पास जो से हैं DC मैक्रोफेजेस और B सेल, इनका हमें पता है कि इनके ये जो सा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, ठीक है। तो अब इसका है कि इनके ऊपर में MHC होते हैं, तो यस उनके ऊपर MHC1 और MHC2 दोनों होते हैं। अब वैसे हमारा है कि ये जो से MHC2 वाले सेल्स हैं, ठीक है, DC मैक्रोफेजेस B सेल ये MHC2 पे होते हैं, अब लेकिन इनके ऊपर MHC1 भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमने कहा कि जितने न्यूक्लियोटाइड सेल हैं उनके ऊपर MHC1 प्रेजेंट होता है, तो इनके ऊपर क्या होगा, बोथ MHC1 और MHC2 दोनों प्रेजेंट होंगे। क्यों प्रेजेंट होंगे? क्योंकि ये सेल जो से न्यूक्लियोटाइड सेल्स हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से सेल हैं जिनके ऊपर MHC1 MHC2 दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो वो ये वाले 3 सेल आएंगे उसके अंदर, ठीक हो गया। इसके बाद क्रॉस प्रेजेंटेशन का आता है। क्रॉस प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि द पेप्टाइड दैट हैव अबिलिटी टू प्रेजेंट ऑन MHC2 कैन आल्सो बी प्रेजेंट ऑन MHC1, ठीक है। हमने कहा कि MHC2 के ऊपर हमने कहा था कि जो उनसे हैं बाहर से जो एक्सोजिनस जो उनसे एंटीजन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं कि मतलब वो MHC2 के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, MHC1 पे भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि दोनों को जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। तो क्रॉस प्रेजेंटेशन का मतलब यही है कि जो सा एक पेप्टाइड जो MHC2 पे प्रेजेंट होता है वो MHC1 पे भी प्रेजेंट हो जाएगा, वो CD8 और CD4 दोनों जो से हमारे सेल हैं उनको एक्टिव कर देगा, ठीक है। इसके एग्जांपल में हमारे पास DC सेल्स आ जाते हैं, ठीक है, डेंड्रिटिक सेल्स।
हमारे पास जो CD8 मॉलिक्यूल्स हैं ये साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। साइटोकाइंस हमारे पास जो उनसे हैं को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स हैं। को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स क्या, एक तो हमने कहा कि हमारा जो टी सेल की एक्टिवेशन याद करें, टी सेल की एक्टिवेशन में था कि MHC2 जो उनसे है वो सिग्नल भेजता है टी सेल को, टी सेल एक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा एक सेकंड सिग्नल भी जाता है टी सेल को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स के थ्रू, जिससे टी सेल जो है फुली एक्टिवेट होता है। तो ये सेकंड सिग्नल जो है को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स के थ्रू जाता है, ठीक है। और साइटोकाइन जो है वो को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स के तौर पे एक्ट करते हैं, मतलब कि ये सेकंड सिग्नल लेके जाते हैं, ठीक है। CD4 क्या है, साइटोकाइन रिलीज करते हैं, समटाइम्स दे बिकम साइटोटॉक्सिस, ठीक है। ये भी वही बात हो गई, ये भी उनसे सेल एक्टिवेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद है MHC1 and 2 are supposed to accommodate a lot of polypeptides. Here comes the term MHC polymorphism, ठीक है। MHC1 और MHC2 अकोमोडेट करते हैं, मतलब बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड्स को ये जो उनसा है रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अब बहुत सारी इनके अंदर मतलब कि वैरायटी ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स उनसे हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं MHC पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और ये जो है जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म होती है, ठीक है। MHC1 एंड MHC2 पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, ये इनहेरिटेड होती है, ठीक ठीक हो गया। और इसके अंदर जो सा है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म भी होती है, जेनेटिक लेवल पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म आती है। फिर है टी सेल रिसेप्टर रिकॉग्नाइज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, और ठीक है हमारे जो से हैं वो सेल्फ, टी सेल रिसेप्टर जो है सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करेंगे। MHC जो है इसके ऊपर पेप्टाइड लोड होती है। In case of tissue transfer from one body to another, HLA must be considered, otherwise we will face tissue rejection, ठीक है। हमने पीछे भी बात की कि जो HLA है उसके हम देखते हैं, मतलब कि अब हर ऑर्गेनिज्म का जो सा है MHC जो से हैं डिफरेंट होते हैं, MHC स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं कि बच्चों का पेरेंट्स से MHC स्ट्रक्चर मिलता हो। पीछे जो सा है बोन मैरा तक जो टिश्यू आ रहे हैं वहां तक जो सा है इनहेरिटेड होता है। उसके बाद सोमेटिक रीअरेंजमेंट होती है, और सोमेटिक रीअरेंजमेंट हर इंडिविजुअल की डिफरेंट होती है, वो मतलब उसका इनहेरिटेंस से कोई लेना देना नहीं होता। तो इस वजह से जो सा है टिश्यू रिजेक्शन फेस कर सकते हैं। हमें जो सा है HLA को कंसीडर करना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले। और जो सा है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसके अंदर होता है कि ये किसी भी ना जेनेटिक लेवल पे भी हो सकती है, किसी भी लेवल पे जो है जीन एक्सप्रेशन की हो सकती है। इसके अंदर होता है जस्ट एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है, जिसमें मतलब एक ही जगह पे अगर C आ जाए या फिर कोई और न्यूक्लियोटाइड आ जाए तो ये जस्ट वन न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म नाम ही शो कर रहा है इसका। तो ये इंसान को यूनिक बनाता है, मतलब कि दूसरे इंडिविजुअल से यूनिक करता है। तो ये इस चीज़ के लिए, यूनिकनेस के लिए होता है कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी।